If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the second part of gravitation. So in this video we are going to discuss about acceleration due to gravity and इससे related बहुत सारी चीज़ें हैं like free fall है and equation of motion जो इससे related आएगा. बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा number of equations है. हम लोग like numericals है जो इस वीडियो में ट्राई करेंगे सॉल्व करने का. सो हम लोग इस पार्ट में ये कवर करेंगे. फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है. अगर अभी तक नहीं देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. साथ ही साथ आपको एक और लिंक मिलेगा, दैट इज़ ऑफ ओसवाल बुक. दिस ओसवाल बुक, दिस क्वेश्चन बैंक ऑफ ओसवाल बुक ये बहुत अच्छा बुक है. इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है. इवन मैं खुद कुछ क्वेश्चन इससे प्रीफर करी हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि वो चीज़ जो मुझे नॉर्मल अपने टेक्स्ट बुक में नहीं मिला, इसमें अच्छे से वो चीज़ें दिया है और आप इजी तरीके से दिया है ताकि बच्चे लोग अच्छे से समझ पाए. तो ये बुक्स बच्चों देखो मैं रिकमेंड करती हूँ, आप लोग परचेज ज़रूर से करो. हर एक चैप्टर का यहाँ पर बहुत अच्छे से एक नोट्स बना के दिया है. क्विक नोट आप लोग अगर रिवाइज करना है आप लोगों को तो आप लोग नोट्स के थ्रू कर सकते हो. दूसरा 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चंस, उसको कैसे आंसर करना है, ठीक है, वो चीज़ भी यहाँ पर दिया है. साथ साथ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ लिखा है कॉमनली मेड एरर, मतलब बच्चे किस टाइप से क्या मिस्टेक करते हैं वो भी मैंशनड है. तो आप लोग जब ये चीज़ पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ हम लोग ये चीज़ नहीं करें. देन आंसरिंग टिप भी दिया है कि कौन सा क्वेश्चन में लाइक जो इंपॉर्टेंट है उसको किस टाइप से हम लोग को आंसर करना है, ठीक है. साथ ही साथ हर एक चैप्टर के बाद एक सेल्फ असेसमेंट पेपर दिया है. देखो सेल्फ असेसमेंट पेपर दिया है, 30 मार्क्स क्वेश्चन लाइक यहाँ पर उस हिसाब से फ्रेम किया है, ठीक है. तो आप लोग चाहोगे तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो और आपका आंसर कितना करेक्ट है या क्या है क्या नहीं है, आप लोग यहाँ पर एक देखो लिंक दिया है बच्चों, आप लोग उसको स्कैन करके भी उसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हो. मतलब बोलोगे ओवरऑल तो काफ़ी बढ़िया से ये बुक में हर चीज़ को अच्छे से मेंशन करके दिया गया है. हम लोग जब क्लास 9-10 में थे, इवन हम लोग के टीचर्स हमको रिकमेंड करते थे ये बुक्स फॉलो करने के लिए. मतलब ओसवाल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी बुक्स मिल जाएंगे. अब कहाँ से आप लोग लोगे, तो आप लोगों को कहीं नहीं जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको दिख गया होगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली बुक्स परचेज कर सकते हो. और आप लोग खुद ही जब ये बुक्स आपके पास आएगा, आप लोग जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोग खुद एग्जाम में आप लोग खुद अपना परफॉर्मेंस को बढ़ावा महसूस करोगे. आप लोग खुद देखोगे कि आप लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ईजिली अटेंड कर पा रहे हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. ओके, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलरेडी आप लोग मोशन इन वन डायमेंशन वो चैप्टर में पढ़े हो, ठीक है. यहाँ पर थोड़ा बहुत है, देन इससे रिलेटेड भी चीज़ें हैं, देखते हैं हम लोग उसको. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हम लोग स्मॉल जी करके लिखते हैं बच्चों, ठीक है. और आप लोगों को पता है हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि हम लोग किसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं. सो बेसिकली क्या होता है, अब हम लोग को पता है ऊपर से नीचे की तरफ जब एक बॉडी गिरता है, ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज़ करोगे तो वो ऑब्जेक्ट, जैसे इसको मैं बात कर रही हूँ, छोड़ूंगी तो ये नीचे की तरफ गिरा है ना. तो जब एक बॉडी ग्रेविटी की वजह से, मतलब जब वो नीचे की तरफ गिरता है तो उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, आप लोगों को पता है एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, क्योंकि जब एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है ना तो उसका वेलोसिटी बढ़ता है बच्चों, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है ना, उसका स्पीड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है. तो सपोज एक बॉडी है जिसको ग्रेविटी जमीन अपने तरफ खींच रहा है. अब ग्रेविटी आपको पता है क्या होता है, अर्थ इसको एक फोर्स के साथ अपने तरफ खींच रहा है. तो यहाँ पर उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. फिर से सुनो, एक बॉडी को जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपने तरफ खींचता है, मतलब ज़मीन जब एक बॉडी को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचता है तो उस समय उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हुआ है. इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी के थ्रू. लाइक स्मॉल जी आप सबको पता है, स्मॉल जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बताता है, और कैपिटल जी किसको बताता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना. अगर इसका एसआई यूनिट देखेंगे तो इसका एसआई यूनिट आप लोग पढ़े हो ना एक्सेलरेशन चैप्टर में, एक्सेलरेशन बोल रही हूँ, मोशन इन वन डायमेंशन में हम लोग एक्सेलरेशन को ही यहाँ पर जी बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी आ जा रहा है. तो
एक्सेलरेशन का अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ तो वेलोसिटी बाय टाइम होता है। एक्सेलरेशन को हम लोग यहाँ पर जी ले रहे हैं तो इसकी जगह में मैं जी लिख दे रही हूँ। नाउ वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड और यहाँ पर नीचे में टाइम दिया है तो इसका भी सेकंड ले लो, तो ये हो जाएगा मीटर बाय सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो एसआई यूनिट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो है मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, और अगर सीजीएस यूनिट देखेंगे तो सेंटीमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। तो नॉर्मली जैसे एक्सेलरेशन का होता है इसका भी सेम है। अगर इसका एवरेज वैल्यू का बात करें हम लोग कि अर्थ सरफेस में जी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, तो बच्चों अगर एसआई यूनिट में देखेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर हम लोग इसको सीजीएस यूनिट में देखेंगे तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू को याद रखना। ओके और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एक्ट करेगा। याद रखना ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड, ये हमेशा डाउनवर्ड ही काम करेगा। कभी भी कोई भी कंडीशन हो जाए ये हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा। ठीक है, सो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, मतलब डायरेक्शन यहाँ पर आ रहा है दैट मीन्स ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना। और ये कांस्टेंट नहीं होता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ना प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। अगर मैं अर्थ सरफेस का ही बात करूं, अगर आप लोग पोल्स की तरफ देखोगे तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होता है, अगर वही आप इक्वेटर में देखोगे तो इसको आप लोग मिनिमम पाओगे। सो ये क्वेश्चन आता है कि क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या ये कांस्टेंट रहता है, तो नो ये कांस्टेंट नहीं रहता, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मैक्सिमम कहाँ रहता है, मिनिमम कहाँ रहता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये मैक्सिमम रहता है पोल्स में, मिनिमम रहता है इक्वेटर में। ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अगर मैं अर्थ का सरफेस का ही बात करूँ, ये सेंटर हो गया। ठीक है, पोल्स में बच्चों ये मैक्सिमम होगा, और ये इक्वेटर में अगर हम लोग देखेंगे इक्वेटर में तो ये मिनिमम होगा। और अगर पूरा सेंटर में जाओगे अर्थ के तो ये ज़ीरो पाया जाएगा। ठीक है, पूरा सेंटर ऑफ द अर्थ में ये ज़ीरो पाया जाता है। तो ये जो तीन लाइन यहाँ पर दिख रहा है, तीन क्या है, पूरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, अच्छा अब हर एक प्लैनेट का अपना अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। ठीक है, मतलब हर एक प्लैनेट अपने अपने हिसाब से एक ग्रेविटेशनल पुल वो एक दूसरे में मारता है। ठीक है, अगर मैं मून का बात करूँ तो मून में भी तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन मून में भी तो ग्रेविटेशनल पुल होगा ही होगा ना। तो अगर हम लोग बात करें, अब कंपेयर करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, तो मून में अलग होता है, अर्थ में अलग होता है। मून में बच्चों कम होता है, अर्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब समझ गए, अर्थ जिस फोर्स के साथ, जैसे कि अर्थ एक बॉडी को एक फोर्स के साथ अपने तरफ खींच रहा है, मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अपने तरफ खींच रहा है, तो उस समय बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मून में भी ये चीज़ होता है, अर्थ में तो है ही, मून का भी तो एक वजन है, मून भी तो कितना हैवी है, तो मून भी तो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता होगा। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे मून एंड अर्थ को, तो मून में कम होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। ठीक है, मून में कम होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। कितना होता है, अर्थ का 1/6 हिस्सा होता है। क्लियर। अब एक तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इफ जी ऑन द मून इज 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अर्थ में कितना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दिया है, मतलब क्या गिवन है, मून में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग को पूछ रहा है अर्थ का बताओ, तो अर्थ का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अर्थ का निकालेंगे तो 6 इंटू हो जाएगा, डेफिनेटली मून के कंपैरिजन अर्थ में 6 गुना ज़्यादा होता है। तो 6 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, तो 6 इंटू 1.2 करेंगे, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर उसमें यूनिट लगा देना। यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। नाउ इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है अर्थ का दे दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना, मून का बताओ। तो बहुत सिंपल है बच्चों, क्या दिया है, पीछे स्पेस है, अच्छा दूसरा पेज में होगा। ओके, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ओके देखो क्वेश्चन में क्या दिया उसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। गिवन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। हम लोगों को मांग रहा है मून में कितना होता है। सो मून का निकालेंगे, तभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े है ना। सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ये पूरा को ना इसे मेंशन करना। ओके नाउ 1/6 इंटू यहाँ पर 9.8। ठीक है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा आप लोग खुद से सॉल्व करना और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा देना।
क्लियर, आराम से देखो सॉल्व तो आप लोग कर ही सकते हो, बहुत सिंपल सा चीज़ है। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ये दोनों के बीच का क्या रिलेशन होता है ये हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी हम लोग बोलते हैं, जो कि हर जगह कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू बिल्कुल भी वेरी नहीं करता है। यहाँ पर हम लोग अभी जी एंड जी को लाइक स्मॉल एंड कैपिटल जी को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अर्थ और एक बॉडी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये अर्थ हो गया और एक बॉडी उसके सरफेस में है, ठीक है। ये अर्थ का सरफेस में एक तो बॉडी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर, और यहाँ पर आर देखोगे तो हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ, है कि नहीं। आप लोग सर्कल भी बनाते हो तो रेडियस ऐसे ही बनाते हो। सो लेट दिस स्मॉल एम बी द मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल एम बी द मास ऑफ द अर्थ। आर जो है वो देखोगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है और वो रेडियस भी हो गया अर्थ का। अभी अगर हम लोग न्यूटन का लॉ को याद करें तो न्यूटन का जो आप लोग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ पढ़े थे, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में, तो सेकंड लॉ क्या बता रहा था? फादर इज इक्वल टू माँ, मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड लॉ में तो यही तो ना, है कि नहीं। सेकेंड लॉ बोल रहा था एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास m ऑन इट्स सरफेस, मतलब यहाँ पर एक तो बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है और वो अर्थ के सरफेस में है। आपको पता है कि यहाँ पर बेसिकली अर्थ जो है वो देख रहा है कि वो बॉडी उसके ऊपर है, तो यहाँ पर अर्थ उस बॉडी को अपने तरफ एक फोर्स के साथ घिसता होगा, है कि नहीं। सो यहाँ पर वही फोर्स का बात कर रहा है। सो दैट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पर वो फोर्स, ये जो बॉडी जिसका मास स्मॉल m है उसको बहुत ताकत के साथ अपने तरफ खींच रहा है। सो हम लोग एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए लिखते थे, तो यहाँ पर ए जो होगा अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। नाउ जिसको हम स्मॉल जी लिखेंगे तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी, इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। नाउ फ्रॉम न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, अगर मैं न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ का बात करूँ तो वहाँ पर दो बॉडी, अगर एक अर्थ हो गया और एक दूसरा बॉडी हो गया, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब अर्थ का वेट ज़्यादा है ना, तभी तो अर्थ खींच लेता है, अर्थ का मास ज़्यादा है तभी तो अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ पूरा खींच लेता है कि नहीं। तो आप लोग पढ़े थे न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ के हिसाब से, वो जो एक्सप्रेशन था वो ये था कि अर्थ जो है वो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इतना ताकत के साथ हम लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ का एक्सप्रेशन ये है, वहाँ पर एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर है। यहाँ पर हम लोग वहाँ m1 m2 लेते थे, यहाँ पर एक हो गया मास ऑफ द अर्थ, एक हो गया स्मॉल m, और जो डिस्टेंस था उसको हम लोग यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ लिए हैं। अभी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो दोनों में f दोनों जगह में दिया है, मतलब ऐसे दिया है, पीछे में f इज इक्वल टू एम जी है और यहाँ पर f इज इक्वल टू ये है, तो दोनों का f इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ भी f है यहाँ भी f है। जब अगर आपको इस टाइप से कुछ मिलता है तो ये पार्ट दोनों का इक्वल हो जाता है। तो g mm बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पर स्मॉल m एक जैसा है, कट गया है ना। सो यहाँ से अगर हम लोग g निकालेंगे तो g निकलेगा जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक फॉर्मूला और रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। अब हमने यहाँ पर अर्थ को कंसिडर करें तो यहाँ पर अर्थ का मास तो चेंज होगा नहीं, देन ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये भी चेंज होगा नहीं, ये भी सेम ही रहेगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पर देखोगे तो जी जो है वो डिस्टेंस से वेरी करेगा, मतलब जी और आर का रिलेशन निकलेगा, है ना, क्योंकि जी और एम जो है वो तो कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर ये स्मॉल जी किस पे डिपेंड करेगा? टोटल वो देखोगे अगर तो वो डिपेंड करेगा कैपिटल आर पे। कैपिटल आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ, मतलब दो बॉडी, आप लोग कुछ भी बॉडी ले लो, दो बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर डिस्टेंस कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। अब यहाँ देखोगे तो कैसे है, अर्थ यहाँ पर बिकॉज हम लोग अर्थ से कंपेयर किए, यहाँ पर ये जो m है, कैपिटल M है, वो अर्थ का मास है जो कि तो चेंज होने वाला नहीं है, मास तो चेंज होता नहीं है, और g भी यहाँ पर बच्चों कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो g है वो r के साथ इसका रिलेशन है, वो भी इन्वर्स रिलेशन है। अब द वैल्यू ऑफ जी विल डिक्रीज व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम लोग अर्थ की सरफेस से दूर जाएंगे, है ना, तो जी का वैल्यू वहाँ पर डिक्रीज होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। लेकिन हम लोग अर्थ की सरफेस के अगर पास पास आएंगे तो जी का वैल्यू वहाँ पर बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर वाइस वर्सा करके लिख दे रही हूँ। क्लियर? तो ये चीज़ को याद रखना, अगर हम लोग अर्थ की सरफेस से दूर जाएंगे, डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, आर का वैल्यू बढ़ेगा तो जी का वैल्यू घटेगा।
और अगर आर का वैल्यू कम होगा तो जी का वैल्यू बढ़ेगा। तो इनवर्स रिलेशन हम लोग इसी को बोलते हैं। नाउ वेट, देखो बच्चों, वेट और मास ऐसे तो आप लोगों को लगता होगा कि दोनों सेम है, पर वेट और मास बच्चों बिल्कुल भी सेम नहीं होता, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, वेट और मास जो होता है ना, दोनों में बच्चों बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा, जैसे कि हम लोग अगर मास का बात करें तो याद रखना, जो मास होता है बॉडी का वो ना चेंज नहीं होता, वो एक तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक नोट्स दिखा दूँ, इसमें मैं लिखी हूँ पॉइंट में, मास का अगर पहले मैं बात करूँ, मास आप सबको पता है, आप लोग क्लास 6-7 से इसका डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, दैट इज़ कॉल्ड मास। ठीक है, एक टाइप से वजन ही है ये, लेकिन बच्चों ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये ना कहीं भी चेंज नहीं होता वजन। ठीक है, वजन कभी चेंज नहीं होता, मतलब मास जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह आप जाओगे तो ये नहीं बदलेगा। लेकिन आप लोग सुने होंगे कि वेट जो है वो चेंज होता रहता है। आप लोग चांद में जाओगे तो आपका वेट अलग आएगा, आप लोग दूसरे प्लैनेट में जाओगे तो वेट थोड़ा डिफरेंट आएगा। लेकिन मास का अगर मैं बात करूँ तो मास चेंज कभी नहीं होता, इसको याद रखना। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब स्कैलर तो है, चलो कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। ठीक है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होता है। इसका अगर मैं एसआई यूनिट का बात करूँ तो केजी है, सीजीएस यूनिट का बात करूँ तो ग्राम है, और ये कभी चेंज नहीं होगा। आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। और मास को हम मेज़र करते हैं बीम बैलेंस में, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, ये मैं नहीं लिखी है, सिंपल सा चीज़ है, जानबूझ के मैं नहीं लिखी। चलो ठीक है, वेट का बात करते हैं। वेट होता क्या है? वेट बेसिकली एक ऐसा फोर्स होता है जिससे या जिस फोर्स के साथ अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, दैट इज़ कॉल्ड वेट। मतलब एक इसी ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट को अर्थ ज़मीन अपने तरफ पक्का खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? डेफिनेटली खींच रहा है बच्चों। तो जिस फोर्स के साथ अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, अपने सेंटर की तरफ ऐसे खींचता है, दैट इज़ कॉल्ड वेट। अब आप लोग बोलोगे मैडम ये तो एक फोर्स है ना, एक ताकत है जो कि अर्थ एक हर एक ऑब्जेक्ट में एक्सर्ट करता है, उसको ज़मीन की तरफ खींचता है, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो यस बच्चों, वेट जो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही होता है। तो वेट एक टाइप का फोर्स है। इट इज़ द फोर्स विद विच अ बॉडी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। अभी आप लोग जो न्यूटन का सेकंड एक्सप्रेशन पढ़े थे, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, अगर मैं यहाँ से वेट का फॉर्मूला बनाऊँ तो वेट जो है बच्चों वो एक टाइप का फोर्स ही है, तो मैं फोर्स की जगह में W लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू मास, और यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह पे आ जाएगा G, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर अर्थ जिस फोर्स के साथ नीचे खींच रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग जी लिखेंगे, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? तो वेट का फॉर्मूला हो गया m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास का ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है, मास तो आप लोग नॉर्मली पढ़े हो, लेकिन वेट का फॉर्मूला ये है। यहाँ से मास का फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन बच्चों वेट का फॉर्मूला ये है। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान दो, अब आप लोग पढ़े हो ना कि ये जो जी है, ये फॉर्मूला में देखो एम भी है जी भी है। मास कभी चेंज होता है? नहीं, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मास जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्मॉल जी आपको दिख रहा है ये तो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। अभी थोड़ा देर पहले आप लोग यहाँ भी पढ़े हो कि कैसे ये वेरी करता है। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे तो ये कम होगा, अगर अर्थ सरफेस के पास पास आएंगे तो ये ज़्यादा होगा, है ना, हम लोग पढ़े हैं। फिर पोल में अलग होता है, इक्वेटर में इसका वैल्यू अलग होता है, तो जी तो चेंज होता रहता है। अगर जी का वैल्यू चेंज होता होगा, चेंज होता रहेगा प्लेस टू प्लेस, तो वेट भी तो प्लेस टू प्लेस चेंज होगा ना। फिर आप लोग ये भी पढ़े थे कि मून में जी का वैल्यू थोड़ा कम होता है अर्थ के कंपैरिजन, तो यहाँ पर वेट और जी दोनों सामने सामने डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर जी मून में चेंज होता है तो हमारा वजन भी मून में अलग आएगा, मून में चेंज आएगा एज कम्पेयर टू अर्थ। क्लियर? एज कम्पेयर टू अर्थ। सो जो वेट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, उसका वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है। ठीक है, वेट ऑब्जेक्ट का हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है और इसके साथ डायरेक्शन एक लगा रहता है, दैट मीन्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम लोग इसका एसआई यूनिट का बात करेंगे तो एक टाइप का फोर्स ही है ये। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, तो वेट का भी न्यूटन होगा। सीजीएस यूनिट का बात करेंगे तो डाइन होगा। न्यूटन और डाइन में कंपैरिजन करेंगे तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन। ठीक है, वेट ऑफ अ बॉडी इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी। मास हम लोग पढ़े थे कांस्टेंट है, लेकिन वेट चेंज होता है। वेट इसलिए चेंज होता है क्योंकि वेट का फॉर्मूला में जी आता है, वेट का फॉर्मूला में ये है एम इंटू जी। जब जी ही चेंज हो रहा है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस तो डेफिनेटली वेट भी चेंज होगा, है कि नहीं? सो वेट ऑफ अ बॉडी
अगर मैं पोल में बात करूं, अच्छा जी जो था वो पोल में मैक्सिमम आ रहा था, अगर जी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो सामने सामने डायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में। तो पोल में हमारा वेट भी ज़्यादा आएगा और इक्वेटर में हमारा वेट थोड़ा मिनिमम आएगा, सेम जैसे जी का वैल्यू होता है। और अगर मैं सेंटर ऑफ द अर्थ का बात करूँ, पूरे अर्थ के सेंटर में, देखो अर्थ के सेंटर में जी का वैल्यू होता है 0, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो 0। फिर क्वेश्चन आएगा वेट क्या होगा सेंटर ऑफ द अर्थ में, तो बच्चों वहाँ भी हम एकदम 0 मासलेस हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। सो वेट ऑफ द बॉडी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जी का वैल्यू 0 हो जाता है। और अगर मैं अर्थ में और मून में कंपेयर करूँ कि अर्थ और मून का वेट मतलब वहाँ पर हमारा, तो अगर आप अर्थ में 42 kg के हो, कहाँ पर? अर्थ में, तो मून में आपका वेट कितना होगा पता है? मून में 6 गुना कम हो जाता है, मतलब 42 जो भी आपका अर्थ में वेट है डिवाइडेड बाय 6, मतलब 7 kg के वहाँ पर आप लोग हो जाओगे। ऐसा नहीं कि आप लोग पतले हो जाओगे, नहीं, आपका वेट, क्योंकि वहाँ पर जी का वैल्यू कम हो जाता है। जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पर कम है, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो जी है, हम लोग जब वेट निकालते हैं तो जी आता है काम में, जब जी ही कम हो जाता है तो बच्चों वेट भी कम हो जाएगा। इसलिए मून में हमारा वेट कम होगा एज कम्पेयर टू अर्थ, इसको याद रखना। ओके, नाउ सम ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स या फिर वेट, आप लोगों की बुक में यहाँ पर वेट दिया होगा, मैं वेट भी लिख देती हूँ, और फोर्स दोनों तो सेम एक टाइप से बोलोगे। तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है, ठीक है, किसका? फोर्स का या फिर वेट का। समझ में आया? सो बच्चों देखो, ग्रेविटेशनल यूनिट जो होता है किसका? वेट का, वो 2 होता है। एक होता है kgf दैट इज किलोग्राम फोर्स, एक होता है gf नॉट गर्लफ्रेंड, इट्स ग्राम फोर्स, ठीक है। सो किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स होता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। सबसे पहले किलोग्राम फोर्स क्या होता है? बहुत सिंपल है। सपोज एक बॉडी है, 1 kg का बॉडी है, 1 kg का बॉडी आप रख दो कहीं पर भी, 1 kg का बॉडी है। अच्छा, जैसे कि ये 1 kg का है सपोज, अब इस बॉडी को अर्थ डेफिनेटली अपने तरफ नीचे में खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? घिसता होगा। अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अपने तरफ, अपने सेंटर में घिसता रहता है। अगर ये 1 kg का बॉडी सपोज, अर्थ इसको भी खींचेगा अपनी तरफ नीचे में, डेफिनेटली खींचेगा। तो बच्चों किलोग्राम फोर्स जो मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं बता रही हूँ kgf, तो ये 1 kgf या 1 किलोग्राम फोर्स, ये वो फोर्स होता है जिस फोर्स के साथ अर्थ 1 kg बॉडी को अपने तरफ जमीन में मतलब सेंटर की तरफ घिसता है। तो 1 किलोग्राम फोर्स इज दैट फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स 1 kg का बॉडी टूवर्ड्स इटसेल्फ। समझ में आया? सो 1 kgf इज इक्वल टू, इसको अगर मैं तोड़ के लिखूंगी, ठीक है, तो कैसे लिखूंगी? अच्छा, अभी आप लोग पढ़े हो ना, ये तो वेट का ही हम लोग बात कर रहे हैं, वेट का ही यूनिट है। तो वेट का आप लोग भी फॉर्मूला पढ़े हो, W इज इक्वल टू mg। तो 1 kgf में वेट का यूनिट यहाँ लिखी 1 kgf। मास के लिए यहाँ पर कितना kg का बॉडी है? 1 kg का बॉडी है। और g के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? ये चीज़ समझ में आया ना? 1 kg को 1 लिखी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेते हैं हम लोग एवरेज, अगर एसआई यूनिट में बात करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पर इन दोनों को अगर हम लोग देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली 1 इंटू 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह पे हम लोग न्यूटन भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, m का होता है kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, या फिर g ले लो इसको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का हम लोग यूनिट ऐसे तो न्यूटन लिखते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दी न्यूटन। सो इसको याद रखना, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन मतलब देखोगे तो अर्थ इतना फोर्स के साथ हम लोगों को अपने तरफ घिसता है। अगर 1 kg का बॉडी है तो 1 kg का बॉडी को अर्थ इतना फोर्स के साथ अपने तरफ मतलब नीचे की तरफ खींचेगा। समझ में आया? क्लियर? बहुत सिंपल सा, इसका मतलब यही है, इसको ऐसे ही अपना डिपिक्ट कर सकते हो, ऐसे ही समझ सकते हो। 1 kgf का वैल्यू 9.8 न्यूटन आया, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है लिखते चलो। 9.8 न्यूटन आया, दैट मीन्स अर्थ 1 kg का बॉडी को इतना न्यूटन की ताकत के साथ अपनी तरफ घिसता है। अब दूसरा होता है ग्राम फोर्स, gf। सो यहाँ पर क्या है, सपोज 1 ग्राम का बॉडी है आपके पास, 1 ग्राम का बॉडी आप ऐसे रखे हो, 1 ग्राम का बॉडी को अर्थ जिस फोर्स के साथ अपने तरफ नीचे खींच रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम फोर्स। तो 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू, इट इज दैट फोर्स
विच अर्थ एक्सर्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ 1 ग्राम टूवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, सो 1 GF को भी हम लोग इस टाइप से तोड़ के लिख सकते हैं, 1 ग्राम इंटू ये जो फोर्स है, ये फोर्स तो वही है बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही तो बात कर रहा है ना हम लोग, जो ये फॉर्मूला से लिखे थे, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला से हम लोग इसको भी लिखेंगे। सो 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसलिए मैं यहाँ पर 980 लिखी हूँ क्योंकि CGS वाला बात हो रहा है, यहाँ पर SI का बात हो रहा है, जैसे 9.8 लिखी हूँ मैं। ठीक है, जी का वैल्यू, तो 1 GF इज इक्वल टू 980 टाइम, दैट मीन्स अगर 1 ग्राम का बॉडी है, 1 ग्राम का बॉडी को अर्थ जो अपनी तरफ घिसता है तो कितने फोर्स के साथ घिंचेगा, 980 डाइन के साथ। क्लियर, देखो कितना सिंपल तरीके से मैं बता दी। बस क्या है ना, चीज़ों को नोट डाउन थोड़ा करते चलो। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स हो जाए। अब मैं जानबूझ के न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व करवा रही हूँ ना, उसको सोल्यूशन में नहीं दे रही हूँ, वो मतलब आप लोग सोल्यूशन इन द सेंस लास्ट में जो उसका आंसर निकल रहा है वो खुद से कर लेना। नाउ कैलकुलेट द वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास 20 ग्राम। हमारे पास 20 ग्राम का बॉडी है, उसका वेट निकालने बोल रहा है। सो गिवन मास इज इक्वल टू 20 ग्राम, क्या निकालने बोल रहा है, वेट। आराम से निकाल सकते हैं, वेट का फॉर्मूला होता है mg। आप बोलोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू नहीं है, पर आपको याद है ना कि अच्छा यहाँ पर ग्राम बोल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर g का वैल्यू 980 ले लेना। ठीक है, समझ में आया। अगर यहाँ पर kg लिखता है तो 9.8 ले लेते, उसको याद रखना। सो इसकी जगह में 20 और यहाँ पर हो गया 980। सो ये कितना हो जाएगा, 98 इंटू 2, मतलब अपने आप से आप लोग इंटू करो, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। एक काम करना, बेटर होगा इसको केजी में कन्वर्ट कर दो, वो भी सही रहेगा। सो ये 20 ग्राम जो है, इसको हम लोग 20 बाय ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, और यहाँ पर जी को ले लेंगे हम लोग 9.8 न्यूटन, इसको हटा दो। सो ये हो जाएगा बाय 1000 और ये हो जाएगा 9.8। क्लियर, बस इसको सॉल्व करना है। ये 2 1 जा 250 जा, सो ये 1/50 इंटू 9.8। आगे आगे सॉल्व करते चलना, आपको जो भी आंसर मिलेगा देखो खुद से निकालोगे। ठीक है, वो आपको न्यूटन में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वेट है बच्चों, वेट निकाल रहे हो आप लोग, तो उसका ऐसा यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है। ऐसे नहीं कि मैं केजी लिख के आ गया तो रॉन्ग हो जाएगा। देन कैलकुलेट द मास ऑफ अ बॉडी ऑन मून। चांद में बॉडी का मास क्या होगा अगर बॉडी वेज 600 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ में बॉडी का वजन दे दिया है 600 न्यूटन, मतलब वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ 600 न्यूटन। बोल रहा है मून में उस बॉडी का मास क्या होगा, बताओ। पहले अर्थ में तो मास पता चल जाए। अच्छा, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। वेट हम लोग को पता है बॉडी का, अर्थ में कितना है 600, तो यहाँ लिख दो 600 इज इक्वल टू मास हम लोग को नहीं पता, हम लोग को जी का वैल्यू पता है 9.8, तो यहाँ से m निकालेंगे 600 बाय 9.8, तो ये कितना निकलेगा। सो हम लोगों को यहाँ पर मास निकल गया 61.22 kg। ठीक है, मेरा तो यही निकला, लेकिन पता है बेसिकली ना क्वेश्चन में से मेंशन कर देता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो जी का वैल्यू कभी कभी बोलता है 10 ले लो। अगर आप लोग यहाँ पर जी का वैल्यू 10 अगर देता और 10 लेके करते तो ये तो 60 निकल जाता मास, है कि नहीं। बट हम लोग यहाँ पर 9.8 लेके करें तो हम लोग का आंसर कितना आ रहा है, हम लोग का आ रहा है 61.22 kg। ओके, सो मास ऑफ द बॉडी निकल गया 61.22 kg। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी ऑन मून। चांद में इस बॉडी का मास कितना होगा, तो बच्चों मास जल्दी बताओ कितना होगा ऑफ द बॉडी ऑन मून विल बी 61.22 kg। ये सेम मास होगा, क्योंकि मास क्या चेंज होता है, नहीं होता। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हो, मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मास बॉडी का चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा, मास हर जगह सेम होगा। वेट चेंज होता है, क्वेश्चन में बोल रहा है मास निकालो, तो आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या किए, अर्थ में बॉडी का जो भी वेट था वहाँ से आप मास निकालिए, ये फॉर्मूला से। मास आपको पता है चेंज नहीं होता, तो जो मास बॉडी का अर्थ में होगा सेम मास बॉडी का मून में भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग एज मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। क्लियर। इस क्वेश्चन में ना बच्चे लोग रॉन्ग बहुत करते हैं, समझ में आया। ओके, नाउ फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब पता है, तो फ्री फॉल का मतलब एक बॉडी ऊपर से गिर रहा है, उसमें और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कि आप बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो, सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें काम कर रहा है।
बॉडी देखो बच्चों मस्त ऊपर से फ्रीली फॉल हो रहा है, गिर रहा है। यहाँ पर उस बॉडी में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ उसको अपने फोर्स के साथ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है अर्थ का अपने तरफ, और एक्स्ट्रा कोई भी फोर्स यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। फ्री फॉल के केस में हम लोग जी का वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। फ्री फॉल के केस में मतलब यहाँ पर ना जी का वैल्यू आप जब भी सॉल्व करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, इसको याद रखना। देन एक्सेलरेशन ऑफ अ वर्टिकली फॉलिंग बॉडी, ये आप लोग देखो पढ़े हो, मैं यहाँ पर इसलिए लिखी बिकॉज अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। अगर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर एक ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ ही गिर रहा है, नीचे की तरफ, तो बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन से डायरेक्शन में काम करता है? डेफिनेटली अर्थ ऑब्जेक्ट को किस तरफ खींचता है? नीचे की तरफ खींचता है। तो अगर हम बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वहाँ पर आप लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव लेना, मतलब वहाँ पर तो चलो उसको जी ले लोगे आप लोग एक्सेलरेशन को, और उसको पॉजिटिव लेना, क्योंकि अर्थ जिस डायरेक्शन में बॉडी को नीचे की तरफ खींच रहा है उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छा ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन अर्थ का फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर है? नीचे की तरफ है कि नहीं? अर्थ का ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। नाउ इक्वेशन ऑफ फ्री फॉल। अभी कभी भी अगर आप लोग फ्री फॉल से रिलेटेड इक्वेशन देख रहे हो कि ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा एक्सेलरेशन इज रिप्लेस्ड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड एस डिस्टेंस को हम लोग एच से रिप्लेस करते हैं, हाइट से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़े हो, ये 3 जो पढ़े हो ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने ये पढ़े हो पहला चैप्टर में, शायद पहला सेकंड चैप्टर में। अभी हम लोग फ्री फॉल का बात कर रहे हैं, बॉडी ऊपर से नीचे जा रहा है। यहाँ तो बॉडी कार मूव कर रहा है, इतना किलोमीटर गया, यहाँ से वहाँ गया, उसमें आप वो पढ़े थे, लेकिन अभी हम फ्री फॉल का बात कर रहे हैं। तो यही इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, कहाँ गया, मैं यहीं पर कर देती हूँ, कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ तो लिखी हूँ मैं, चलो ऐसा दिखेगा। जहाँ आप लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ रहे थे, यहाँ हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, मतलब a की जगह पे आ गया g, एक्सेलरेशन की जगह पे आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ अब जी सेकेंड इक्वेशन देखो, यहाँ पर है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यही इक्वेशन में s के जगह पे आ गया h और a के जगह पे आ गया g, दैट मीन्स फ्री फॉल का बात हो रहा है। डिस्टेंस हो गया हाइट से रिप्लेस, और एक्सेलरेशन हो गया g से रिप्लेस, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, और यहाँ भी वही सेम है। अभी ये कंडीशन को बच्चों आप लोगों को याद रखना है, 2 से 3 कंडीशन है। पहला में बोल रहा है व्हेन अ बॉडी फॉल्स विद सम इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी एक हाइट पे है, बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगा और उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब u का वैल्यू है, वो कुछ वेलोसिटी के साथ ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो वहाँ पर ये जो 3 इक्वेशन है वो ये इक्वेशन काम आएगा, मतलब आप लोगों को इसी टाइप से इक्वेशन को काम में लेना है। बॉडी ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में गिर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में गिर रहा है तो भाई जी तो पॉजिटिव होगा ही होगा, कोई टेंशन नहीं है, हर जगह जी पॉजिटिव है, मतलब इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर? व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टन हाइट, सपोज बॉडी एक हाइट में है और बॉडी वहाँ पर रेस्ट में है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी सपोज 0 है बॉडी का, फिर वहाँ से बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं नीचे की तरफ, मतलब फिर बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर इस टाइप का कंडीशन दिया है कि बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं नीचे की तरफ, दैट मीन्स वहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, वहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो ये तीनों जो फॉर्मूला आया ये कैसे आया है देखो, आप लोग खुद देखोगे, अगर u 0 दिया है तो हर जगह u का वैल्यू 0 डालो। अब यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी है और बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है तो g तो पॉजिटिव हो गई, मतलब g के सामने नेगेटिव लिखना ही नहीं है, पॉजिटिव ही है। u की जगह में 0 कर दो तो इसको हटा दो तो ये हो गया gt। दूसरा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी मतलब जी टी स्क्वायर, u की जगह में 0 करना है, पूरा पार्ट 0 हो गया तो ये हो गया हाफ जी टी स्क्वायर आया। और ये इक्वेशन में ये u के जगह में पूरा 0 हो जाएगा, दैट मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। क्लियर? देन व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, अभी ये उल्टा है, बॉडी को आप नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो और बॉडी के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब बॉडी को कुछ वेलोसिटी के साथ आप ऊपर थ्रो कर रहे हो, मतलब u का वैल्यू है। और अब देखो बॉडी उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रेविटी काम करता है नीचे, जब नीचे बॉडी आता है तो g पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ बॉडी ऊपर जा रहा है तो g क्या लेंगे? नेगेटिव। तो हर जगह g के जगह में, g के आगे में नेगेटिव नेगेटिव आ गया है, ठीक है। s के जगह में तो चलो h अब रिप्लेस तो कर ही दोगे, हाइट का ही बात है, लेकिन g के जगह पे माइनस जी लिखोगे,
क्लियर। अब इसका एक इम्पॉर्टेंट केस है, ये चीज़ समझे ना, बॉडी को आप नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हो और बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो फॉर्मूला ये काम आ रहा है। लेकिन अब बॉडी सपोज आप नीचे से ऊपर फेंके, बॉडी ऊपर जाके स्टॉप हो गया, क्योंकि बॉडी को आप नीचे से ऊपर फेंकोगे ना तो वो सबसे मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाता है, तो बॉडी में रुक जाता है। ठीक है, कुछ वेलोसिटी के साथ बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रहा था, लेकिन ऊपर जाके एक पॉइंट में वो रुक जाता है, तो वहाँ उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। समझ रहे हो, यहाँ पर मैं v को 0 कब ले रही हूँ, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ बॉडी को फेंके। ध्यान दो, आप नीचे से ऊपर की तरफ बॉडी को फेंके हो तो इनिशियल वेलोसिटी था बॉडी के पास, तभी तो वो जा रहा था। फिर ऊपर में एक मैक्सिमम हाइट के बाद जाके बॉडी थोड़ा देर के लिए रुकता है, तो वहाँ पर उसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 0। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया तो वहाँ पर वो तीनों इक्वेशन कैसे क्या बन रहा है, यहाँ ज़्यादा इक्वेशन का नहीं दिया, एक इक्वेशन का बात कर रही हूँ, नहीं 1-2 इक्वेशन का करवाई हूँ मैं। देखते हैं, तो पहला इक्वेशन जो है v = u + gt, नॉर्मल इक्वेशन ये होता है। v की जगह में 0 लेंगे, बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी था, ये मैं कब बना रही हूँ, ध्यान से देखो। आप लोग भी ये सब चीज़ें कब यूज़ करोगे, न्यूमेरिकल्स में, जब आप पढ़ रहे हो कि बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है, बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है, ऊपर जाके वो रुका, तो v होगा 0। तो v की जगह में 0, u की जगह में u लिखोगे, g की जगह में -g, क्योंकि बॉडी ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, ये u = यहाँ आएगा तो -u = -gt, माइनस माइनस कटा, तो t हो गया बच्चों u/g, ये t का फॉर्मूला हो गया। ये क्या है, बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब टाइम ऑफ असेंड, मतलब बॉडी को नीचे से वो ऊपर में मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा। अब एक चीज़ याद रखना, जितना टाइम बॉडी को आप लोग नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, जैसे कि आप लोग एक पत्थर को यहाँ से यहाँ तक फेंके, सपोज उसको 2 सेकंड लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, 2 ही सेकंड में वो वापस रिटर्न आएगा। मतलब जितना टाइम वो ऊपर जाने के लिए लगाएगा, उतना ही टाइम वो नीचे आने के लिए लगाएगा। सो टाइम ऑफ असेंड एंड टाइम ऑफ डिसेंड दोनों सेम होता है। टाइम ऑफ असेंड का मतलब है बॉडी को जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो वो सबसे ऊपर पहुंचने में जितना टाइम लगाएगा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ डिसेंट मतलब बॉडी जब ऊपर से अगेन नीचे की तरफ आएगा, तो उसको जितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, आप लोग उसको पहले यहाँ से यहाँ फेंके, सपोज t1 टाइम लगा, उतना ही टाइम में वो नीचे आएगा, उसको t2 ले लो, तो टोटल टाइम कितना हो गया उसका जर्नी का, t1 + t2, है कि नहीं। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी हम लोग ऐसे निकालते हैं, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत जगह काम आने वाला है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि बॉडी को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंके हैं, बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ गया, फिर वो रिटर्न आया, तो अगर उसको 2 सेकंड लगा ऊपर जाने में, तो सेम उसको 2 सेकंड नीचे आने में लगेगा। टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होता है, टोटल जर्नी दोनों को प्लस कर दोगे, टोटल टाइम जो है जर्नी का, वो ये प्लस ये जो हमने यहाँ पर टी का वैल्यू निकाले हैं, जितना टाइम में ऊपर गया इतना टाइम में वो ऊपर गया, ठीक है, उतना ही टाइम लगाएगा नीचे आने में। तो फॉर्मूला यही बन रहा है, देखोगे तो यही फॉर्मूला बन रहा है। अगर दूसरा इक्वेशन में देखूं, सपोज अगर मैं ये इक्वेशन का बात करूं, तो v² = u² + 2gh हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर v = 0 है, मतलब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, कुछ इनिशियल वेलोसिटी था, ऊपर जाके स्टॉप हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। u की जगह में u लिखेंगे और -2gh हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को h मिल जाएगा इतना। तो इसका मतलब है कि बॉडी जब नीचे से ऊपर जा रहा था तो मैक्सिमम कितना हाइट पहुंचा, वो इतना हाइट पहुंचा, u² / 2g। मतलब इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ ये क्वेश्चन ना मैं ओसवाल से दी हूँ, शायद क्या ओसवाल से ही दी हूँ, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ओसवाल में, पूरा नहीं दी हूँ पर कुछ दी हूँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दी। चलो देखते हैं। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, ये तो आज ही गाड़ी चला के जाएगा। ओके, सी अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एंड रीचेस द ग्राउंड इन 3 सेकेंड। रिलीज फ्रॉम अ हाइट मतलब बॉल को ऊपर से नीचे फेंकें, फ्री फॉल का बात हो रहा है। ये एक बॉल है, वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, ऊपर से वो नीचे की तरफ गिर रहा है, और बोल रहा है इट रीचेस द ग्राउंड इन 3 सेकेंड, मतलब वो बॉल को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड लगा। इफ g = 9.8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड में ही काम करता है, तो पॉजिटिव मिलेंगे उसको।
9.8 दे दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइट फ्रॉम विच बॉल वॉज रिलीज्ड, बोल रहा है हाइट का वैल्यू निकालो कि कितने हाइट से, ये हाइट कितना है, बॉल को कितने हाइट से नीचे की तरफ फेंके हैं। ओके देखो अब यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले जो दिया है उसको लिख लो, ठीक है, पहले जो दिया है उसको लिख लो और ध्यान से समझना। बॉल को रिलीज कर रहे हैं ऊपर से, बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। डेफिनेटली इनिशियल वेलोसिटी बॉल का 0 होगा, बॉल ऐसे रुका होगा, स्टॉप होगा, आप उसको वहाँ से रिलीज़ कर रहे हो ऐसे। तो अभी जैसे कि ये बॉल है, ये पेन है, पेन को आप लोग ले लो, ये पेन को आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ फेंकोगे तो अभी बॉल पेन का ये कोई वेलोसिटी है नहीं है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आप उसको रिलीज़ करें, ठीक है। तो जब आप लोग कोई भी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों वहाँ 0 लेना, इसको याद रखना, बच्चे लोग यहीं पर रॉन्ग करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 लेना। तो u हो गया यहाँ पर 0, h हमको निकालना है, g दिया है, t दिया है। तो गिवन g का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दे दिया है 3 सेकेंड, बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ हम रिलीज़ कर रहे हैं तो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बॉल डेफिनेटली रेस्ट से ही स्टार्ट हुआ है ना, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 0, क्योंकि बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। और क्या मांगा है, h मांगा है। अब आप लोग फॉर्मूला सोचो जिसमें h भी आता है, g भी आता है, u भी आता है। तो बच्चों ये फॉर्मूला है ना, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को जी टी स्क्वायर लिखते हैं, और यहाँ पर हम g को पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है। याद रखने इसको कहीं लिख लो, अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है बॉडी तो g पॉजिटिव लेंगे, नीचे से ऊपर जा रहा है तो g नेगेटिव। क्लियर, h निकालना है। अच्छा u इंटू टी, यू तो 0 दिया है तो ये तो 0 इंटू 3 प्लस हाफ, g के जगह पे 9.8, t की जगह पे 3 का स्क्वायर मतलब इतना, तो ये तो 0 हो गया। अब ये पोर्शन है, इसको करेंगे तो ये कटेगा 2 4.9, मतलब 2 से आप लोग नॉर्मल सिंपल सा सोल्यूशन, भाई इसको सॉल्व करना आप लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करोगे तो 44.1 मीटर आएगा, डेफिनेटली मीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा यूनिट में दिया है तो हम लोग को यहाँ मीटर ही लिखना है, सेंटीमीटर तो लिखेंगे नहीं। तो पहला बिट हम लोग का निकल गया। दूसरा बिट में बोल रहा है, ध्यान से सब क्वेश्चन ध्यान से करते हैं, वेलोसिटी विथ विच बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड, बॉल ऊपर से नीचे आएगा तो कौन सी वेलोसिटी के साथ वो ज़मीन को टकराएगा। अब आपको पता है कि बॉल पहले रेस्ट में था, u इज इक्वल टू 0, हम लोग को बोल रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी बॉल का क्या होगा, जब नीचे बॉल टकराएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। अब आपको बहुत सारी चीज़ दी है, जैसे कि आपको यहाँ पर v मांगा है, आपके पास u है 0, आपके पास g का वैल्यू है, t का वैल्यू है, तो ये फॉर्मूला है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ये फॉर्मूला यूज़ कर लो। v निकालना है तो ये हो गया 0 प्लस g का वैल्यू 9.8 इंटू 3, टाइम की जगह पे 3 सेकेंड, टाइम की जगह पे हम लोग क्या ले लिए हैं, 3 सेकेंड हम लोग ले लिए हैं। तो हम लोग को यहाँ पर कितना मिलेगा, v का वैल्यू अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ 9.8 इंटू 3, देखते हैं 8 से 24, 27, 28, 29, 29.4 आ रहा है बच्चों, यस 29.4, और इसका होता है मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी ये मिल गया, मतलब इतनी वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट नीचे टकराएगा। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, आ गया उल्टा क्वेश्चन, नीचे से ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहे हो, मतलब ऐसे बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, जी नेगेटिव ही लेंगे है ना। इट गोज टू अ हाइट 20 मीटर, बॉल को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंके, बोल रहा है 20 मीटर गया है, मतलब हाइट दे दिया है 20 मीटर, ठीक है। जब बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो डेफिनेटली उसका इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगा, फिर वो ऊपर जाके थोड़ा सा रुक जाता है, पर देखते हैं क्या दिया है क्या नहीं दिया, उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। इट गोज टू अ हाइट 20 मीटर एंड देन रिटर्न्स टू द ग्राउंड, 20 मीटर ऊपर जाता है फिर वो नीचे आ जाता है, मतलब पहले आप उसको ऊपर फेंके फिर वो नीचे भी आ गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बोला है 10 लेना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी निकालो, u निकालो बॉडी का, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, u निकालने बोल रहा है बच्चों। पहले गिवन हाइट दिया है 20 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं, हम लोग को g का वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
जिसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव में लेंगे, ठीक है, नेगेटिव में लेंगे। अच्छा, बॉडी जब नीचे से ऊपर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा उसका, तो चलो v तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ले लेते हैं। g का वैल्यू हो गया, ये हो गया। अच्छा, हम लोग को u मांगा है, तो एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला दिमाग लगाओ जिसमें h भी आता है, g भी आता है, v भी आता है, u भी आता है। पहला बीट v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh, ये फॉर्मूला है ना, देखो सब आता है, इसी को यूज़ करेंगे। v की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस हम लोग को u निकालना है, 2 इंटू जी के लिए 10 लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस में होगा क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो माइनस आगे लगा दो, 10 इंटू एच हो गया 20। ये हो जाएगा माइनस u² इज इक्वल टू -100, माइनस माइनस कट गया, u का वैल्यू हो जाएगा 400 का रूट ओवर, दैट मीन्स 20 यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितना निकल गया बच्चों, बॉल का, या फिर हाँ बॉल का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर निकला है। फिर हम लोग को बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब अब बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है। अब ध्यान दो, अब सेकंड केस हो गया, अब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ वही बॉडी रिटर्न कर रहा है, तो हाइट वही है 20 मीटर। जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी वहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि बॉडी रुकता है थोड़ा देर के लिए, फिर वो आएगा। तो याद रखना, जब बॉडी को आप लोग ऊपर से ड्रॉप करते हो नीचे की तरफ, तो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0 ही लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड केस में v हम लोग को मांगा है, इनिशियल वेलोसिटी ले लो 0 सेकेंड केस में, और एक्सीलरेशन v मांगा है ना, टाइम दिया है, टाइम नहीं दिया है। क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। g हम लोग को पता है वही 10 है, अब यहाँ तो पॉजिटिव लेंगे बिकॉज बॉडी नीचे आ रहा है। h हमको पता है 20 मीटर है, हम लोग को v निकालना है, तो यही फॉर्मूला ले लो, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। यहाँ तो g का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा g का वैल्यू, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है। तो v हम लोग को निकालना है, ये हो जाएगा -0, 2 इंटू 10 इंटू h हो गया 20, तो v² इज इक्वल टू, ये हो गया 400, v हो गया 20, ये भी 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, मतलब जितना वेलोसिटी के साथ बॉडी ऊपर गया था उतना ही वेलोसिटी के साथ बॉडी नीचे आ रहा है। मैं एक बार चेक ज़रूर कर लूँ आंसर, हाँ आंसर आया है, ठीक है। नाउ अब ये देखो, अब थर्ड बीट में बोल रहा है टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ द बॉल, टोटल टाइम मांग रहा है। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हो आप लोग, मतलब बॉडी आप लोग नीचे से ऊपर फेंके, फिर ऊपर से नीचे आया, तो टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट, टोटल टाइम कितना लगा उसको ऊपर और वापस नीचे आने में, तो हम लोग को टाइम निकालना पड़ेगा। एक समय का भी निकल जाएगा तो दूसरा का भी आप निकाल सकते हो। तो मैं कोई पेपर यहीं पर कर देती हूँ, थर्ड बीट यहीं पर कर देंगे। थर्ड बीट हम लोग को टाइम निकालना है, तो टाइम आप लोग कहीं से भी निकाल सकते हो। पहला कंडीशन देख लो, यहाँ से अगर निकालना चाहो, u का वैल्यू दिया है, पहला कंडीशन थी जब बॉडी ऊपर जा रहा था, ठीक है, when बॉल मूव्स अपवर्ड, जब बॉल ऊपर जा रहा था, मैं तब का निकाल रही हूँ, ठीक है। जब बॉल ऊपर की तरफ जा रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को मिल गया, हम लोग निकाले हैं 20, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। अब यहाँ से हम लोग आराम से t निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला से, v इज इक्वल टू u प्लस gt, है ना। मतलब हम लोग को बस t निकालना है यहाँ पर। ये टाइम अगर निकल जाएगा, ये टाइम ऑफ एसेंट निकलेगा, तो हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम होता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगेगा, और दोनों को प्लस कर दोगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा हम लोगों को, है कि नहीं। तो यहाँ पर बॉडी कहाँ जा रहा है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो g को नेगेटिव लेंगे, ये 20 यहाँ आ जाएगा, तो -20 इज इक्वल टू -10t, माइनस माइनस कट गया, टाइम निकल गया 20/10, दैट इज 2 सेकेंड। तो ये टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ एसेंट, बॉडी कितना टाइम लगाया ऊपर जाने में, 2 सेकेंड। दैट विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट भी सेम होगा क्योंकि बॉडी वापस रिटर्न आ रहा है। हम लोग को मांग रहा है टोटल टाइम बताओ जर्नी का, तो दोनों को प्लस कर देंगे। टाइम ऑफ एसेंट, ऐसे मैं शॉर्ट मार दे रही हूँ भाई, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट,
प्लस करोगे 2 + 2 दैट इज़ 4 सेकेंड। मेरे को एक बार चेक करने दो यार ज़रूर से, कहाँ है, आया 4 सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। एक ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर फेंको, फिर वो वापस रिटर्न आ रहा है ज़मीन में, तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगता है। ये चीज़ को याद रखना। अगेन एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत सारा है। अब बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, जी नेगेटिव, ठीक है। अब बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ठीक है। इट रिटर्न 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद वो रिटर्न आया। मतलब बॉल को आप फेंके ज़मीन में, वो कितने सेकंड के बाद आया, 6 सेकंड के बाद, मतलब 3 सेकंड जाने में लगा होगा, 3 सेकंड आने में लगा होगा, है कि नहीं। सो हम लोग को यहाँ पर टाइम मिल जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट डेफिनेटली 3 सेकेंड, और टाइम ऑफ डिसेंट भी उसका 3 सेकेंड। मतलब हम लोग को टाइम मिल गया, कोई भी एक तरफ का जर्नी हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को टाइम वहाँ पर मिल गया, ठीक है। बोल रहा है द ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय बॉल, बॉल कितना हाइट पहुंचा, मतलब आप ज़मीन से उसको जब ऊपर की तरफ फेंके, मैक्सिमम हाइट उसका कितना है बताओ, कितना दूर पहुंचा। जी का वैल्यू बोल रहा है 10 लेने, ठीक है। हमारे पास टाइम है 3 सेकेंड, हम लोगों को जी का वैल्यू बोल रहा है 10 लेने। अब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस में ही लेंगे, है ना। और हाइट हम लोग को निकालने बोल रहा है। और कुछ, हाँ, और एक चीज़, बॉडी को जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी के साथ तो वो जाएगा, पर ऊपर जाके वो रुकेगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है। ये तो इतना दिमाग तो अपन लगा ही सकते हैं, है कि नहीं। अब हम लोगों को निकालना है यहाँ पर h, तो कोई फॉर्मूला h वाला, ये रहा h वाला फॉर्मूला निकाल तो लें बच्चों, लेकिन उसमें सब में ना इनिशियल वेलोसिटी भी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, बहुत सिंपल है, जो हम लोग यहाँ पर इसको 0 लिए हैं, ये हम लोग कब कंसिडर कर रहे थे, जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा था। एक काम करता है, अभी ऐसे कंसिडर करो कि बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो डेफिनेटली जी को आप 10 ही लोगे पॉजिटिव में। टाइम हम लोग निकाल चुके हैं 3 सेकेंड। जितना दूर वो, मतलब जितना नीचे से ऊपर फेंकोगे, जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस तो वो नीचे आने में कवर करेगा ना, तो हाइट तो वही रहेगा, तो हाइट हम लोग को निकालना है। अब अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो वहाँ पर हम इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं 0, फिर वो अपना कोई वेलोसिटी के साथ आता है, तो अब यहाँ पर u को ले लो 0। ऐसे लेंगे ना तो हम लोग ईजिली फार्मूला डाल के वैल्यू निकाल पाएंगे, ये वाला फार्मूला h = ut + ½ at²। इसीलिए मैं वो रिटर्न जर्नी वाला कंडीशन ली हूँ यहाँ पर। इसको g करो, h निकालना है, u बच्चों 0 है तो हटा दो इसको, हाफ। अच्छा, नीचे की तरफ बॉडी आ रहा है तो g पॉजिटिव होगा, टाइम 3 का स्क्वायर मतलब 9, आ गया 45 मीटर। समझ में आया, क्लियर। और अगर आप नीचे से ऊपर वाला जर्नी लेते तो वहाँ पर दिक्कत होता। नाउ सेकंड केस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, हम लोग को बोल रहा है अब इनिशियल वेलोसिटी बताओ बॉडी का कितना होगा, ठीक है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी जब आप लोग जो भी निकालोगे यहाँ पर, तो वो देखो आप लोग कोई भी आराम से फॉर्मूला को यूज़ करके आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर आपको इसलिए बोल रहा है निकालने, मतलब अगर बोल रहा है ना इनिशियल वेलोसिटी निकालो, तो ये एसेंड वाला के लिए बोल रहा है। जब नीचे से बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तब इनिशियल वेलोसिटी क्या था, क्योंकि जब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तभी उसके पास इनिशियल वेलोसिटी था, ऊपर जाके उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। रिटर्न जर्नी को यहाँ पर निकालने नहीं बोल रहा है, बिकॉज रिटर्न जर्नी का इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है 0, लेकिन जब बॉडी नीचे से ऊपर जाता है तो वहाँ फाइनल वेलोसिटी हो जाता है 0, ठीक है। हाइट हमारे पास है, जी का वैल्यू हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, तो हम लोग को यू निकालने बोल रहा है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला से हम लोग यू निकाल सकते हैं। बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी का वैल्यू हम नेगेटिव में लेंगे, इसको 0 ले लो। यू हमको पता नहीं क्या है, -10 इंटू इतना, -u = -30, ये कट गया। तो मेरा तो आंसर यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। मैं एक बार आंसर चेक कर लूँ, हाँ 30 मीटर पर सेकेंड है। तो जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को बोल रही हूँ उसको थोड़ा माइंड करो, समझो, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है।
अ पेबल इज ड्रॉप्ड, पेबल मतलब छोटा सा कंकड़ को ड्रॉप किए हैं फ्रीली इन अ वेल, कुआं में उसको ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किए हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। क्लियर, इनिशियल वेलोसिटी 0। फिर इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर द पेबल टू रीच द वाटर सरफेस, मतलब ये कुआं का पानी, ये ऊपर का वाटर सरफेस है, ऊपर से जब हम लोग पत्थर फेंके तो बोल रहा है 20 सेकेंड लगा उसको, मतलब नीचे जाने में 20 सेकेंड लगा। मतलब हम लोग को पता है कि बॉडी अगर नीचे जा रहा है, मतलब पत्थर नीचे जा रहा है, तो टाइम दे दिया है 20 सेकेंड। टेकिंग जी इज इक्वल टू 10, जी का वैल्यू बोल रहा है 10 लो। स्पीड ऑफ द साउंड यहाँ कुछ एक्स्ट्रा दे दिया है 330 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड ऑफ द साउंड जो आप लोग क्लास 8 में एको साउंड चैप्टर में पढ़े थे ना, एको वाला, वहाँ पर आप लोग टाइम वाला पढ़े थे, सोनार, रडार, मतलब वहाँ पर आप स्पीड ऑफ द साउंड और ऐसा रिलेटेड कुछ पढ़े थे, तो ठीक है, जो है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार मैं नहीं लिख रही हूँ स्पीड ऑफ द साउंड। बोल रहा है डेप्थ ऑफ द वाटर सरफेस, डेप्थ निकालो, मतलब आप लोग जो ऊपर से पत्थर फेंके हो कितना, मतलब हाइट है, मतलब आप लोग यहाँ से पत्थर फेंक रहे हो और ये कुआं का पानी है, यहाँ पर वाटर सरफेस है, तो ये कितना हाइट है ये निकालने बोल रहा है। तो एक काम करते हैं, ये फॉर्मूला जाएगा h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो u की जगह में तो 0, तो ये पोर्शन तो हटा दो, हाफ बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो g पॉजिटिव लेंगे, टाइम 20 इंटू 20, 2 10 जा तो 2, यह आ जाएगा 2000 मीटर, मतलब इतना डेप्थ है, इसको डेप्थ कर देते हैं आप। सो डेप्थ ऑफ वाटर सरफेस इज 2000 मीटर, 2000 मीटर डेप्थ है, मतलब 2 मीटर, सॉरी 2000 मीटर डेप्थ है। ठीक है, कितना आ गया 2000 मीटर हम लोगों को यहाँ पर मिल गया। क्लियर, डेप्थ ऑफ वाटर सरफेस मिल गया। अब बोल रहा है द टाइम व्हेन साउंड इज हर्ड आफ्टर पेबल इज ड्रॉप्ड, आप लोग पत्थर को फेंके तो 20 सेकंड में तो पत्थर नीचे टकराया, फिर आपको आवाज़ भी तो पत्थर का, वो पत्थर जो पानी में टकराया उसका आवाज़ भी तो सुनाई देगा, डेफिनेटली सुनाई देगा उसका साउंड, तो वो साउंड फिर वापस आके आपके पास आपके कान में घुसेगा। तो बोल रहा है कि वो टाइम बताओ। तो बच्चों साउंड का जो स्पीड होगा आपके कान तक आने का, ठीक है, वो जो स्पीड यहाँ पर दिया है उससे हम लोग टाइम निकालेंगे कि कितना टाइम में आपका वो आवाज़ आपके तक पहुँचा है। 20 सेकंड तो पत्थर को पानी में टकराने में लगा है, जब पत्थर पानी से टकराया तो आवाज़ प्रोड्यूस हुआ, वो आवाज़ मतलब वापस आपके तरफ आएगा, क्योंकि आवाज़ आप सुनते हो ना, तो आवाज़ डेफिनेटली आपके कान तरफ आता है। तो वो टाइम कितना है, वो टाइम भी हम लोगों को थोड़ा नोट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है टाइम व्हेन द साउंड इज़ हर्ड आफ्टर द पेबल इज़ ड्रॉप्ड, पेबल ड्रॉप होने के बाद कितना टाइम पे हम लोगों को वो साउंड सुनाई दिया है। तो हम लोगों को यहाँ पर ये टाइम तो पता चल गया कि 20 सेकंड में पेबल टकराया है, प्लस कितना टाइम पे हमारे कान तक वो आवाज़ आया है। तो हम लोग को ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर लाइक मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, ये पानी का सरफेस है, 20 सेकंड में तो पत्थर यहाँ टकराया, फिर यहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस होगा, तो वो कितना टाइम है वो पूरा मिला के हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, पूरा मिला के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखो मैं ये आपका ओसवाल का बुक रखी हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसका है बच्चों, समझ में आया। तो आप लोगों को इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन ओसवाल के बुक्स में मिल जाएगा। तभी हम लोग को जो स्पीड ऑफ द साउंड दिया है ना, वो इसीलिए दिया है क्वेश्चन में, ताकि हम लोग ये सेकेंड बिट सॉल्व कर सके। हवा में नॉर्मली 330 मीटर पर सेकेंड होता है। फिर हम लोग को कुआं का डेप्थ भी पता चल गया, मैं एक बार यहाँ डेप्थ लिख दे रही हूँ, कितना निकाले हम लोग 2000 मीटर। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमारे पास स्पीड है, हमारे पास डिस्टेंस है, मतलब वही डेप्थ हाइट, टाइम निकाल लेंगे, है कि नहीं, आवाज़ का टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट में डिस्टेंस मतलब यहाँ पर डेप्थ का बात कर रहा है, और ये है 330। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर मिलेगा 6.1 सेकेंड। इसका मतलब कि ये जो आवाज़ हमारे कान में जो पहुंचा है वो 6.1 सेकेंड लिया है हमारे कान तक पहुंचने को। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू हियर द साउंड, मतलब वो पेबल टकराया, ठीक है, हमारे कान तक आवाज़ आया, तो वो टोटल कितना टाइम हम लोगों को लगा। टाइम टेकन टू हियर द साउंड,
आवाज़ हम लोग कितने देर में सुनेंगे पता है? पहले पत्थर टकराएगा, तो पत्थर कितना टाइम में टकराया? 20 सेकेंड में टकराया। पत्थर टकराने के बाद जो आवाज़ आया उसको कितना टाइम लगा? 6.1 सेकेंड लगा। दोनों को आप लोग प्लस करोगे तो हम लोग को मिलेगा 26.1 सेकेंड। दैट मीन्स हमारे कान तक जो आवाज़ आएगा वो 26.1 सेकेंड के बाद आएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अगेन एक और क्वेश्चन है। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली अंडर ग्रेविटी। बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप किए हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे? u क्या कितना लोगे? ऊपर से नीचे ड्रॉप करें, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 78.4 मीटर। एक टावर है, टावर के ऊपर से मतलब आप लोग यहाँ से बॉडी को छोड़ दिए नीचे। हाइट कितना है टावर का? 78.4 मीटर। ठीक है, आप जब ऊपर से बॉडी को नीचे छोड़ोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा? इनिशियल वेलोसिटी आएगा 0। अब यहाँ पर बोल रहा है टाइम कितना लगेगा टू रिच द ग्राउंड, मतलब इस बॉल को या बॉडी को नीचे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। और जी का वैल्यू बोल दिया इतना ले लो, 9.8। बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो यू तो जी का वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे। हम लोग को टाइम मांग रहा है तो कौन सा फॉर्मूला? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h दिया है 78.4। अब तो ये बुक का काम नहीं है, इसको साइड रख देते हैं, स्पेस ले रहा है ये बहुत। u इंटू टी, तो u कितना है? 0 है। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है तो ये पार्ट तो चलो 0 हो जाएगा, छोड़ो इसको। हाफ g का वैल्यू 9.8 और टाइम पता नहीं, t का स्क्वायर, तो 2 1 जा ये 4.9, t का स्क्वायर हो जाएगा 78.4 बाय 4.9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखो आप लोग कैसे कर सकते हो, मैं तो हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देती हूँ, वो सबसे सही लगता है मुझे। 49 के टेबल से अगर आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करोगे तो ये आपका 16 बार में कटेगा। ठीक है, 16 बार में आप लोग करना, सॉल्व हो जाएगा ये। मैं तो बच्चों कैलकुलेटर में सॉल्व करी हूँ, सच बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से टाइम कितना निकलेगा? √16 दैट इज़ 4 सेकेंड। मतलब ऊपर से जब आप लोग बॉडी को नीचे की तरफ फेंके तो 4 सेकेंड उसको लगा नीचे आने में, ग्राउंड में टच होने में। देन द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। वेलोसिटी बोल रहा है कि कितना वेलोसिटी के साथ वो नीचे स्ट्राइक किया है, कितने वेलोसिटी के साथ वो बॉडी नीचे स्ट्राइक किया है। मतलब ये बॉडी जब आप लोग ऊपर से नीचे फेंके तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी तो हम लोग को पता है इतना है, टाइम हम लोग को मिल गया, कितना मिला? 4 सेकेंड ना, 4 सेकेंड। हम लोग के पास g का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग को बोल रहा है फाइनल वेलोसिटी बताओ, और भी बहुत कुछ दिया है लेकिन मैं 4 चीज़ इसलिए लिखी हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला से मैं आराम से इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो v इज इक्वल टू यू तो 0 हो जाएगा प्लस 9.8 इंटू 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 इंटू 4 हो जाएगा 39.2, 39.2 और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी विथ विच दिस बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आता है, ऊपर से बॉडी नीचे आ रहा है तो कभी भी बॉडी ऊपर से नीचे आएगा इनिशियल ले लेना 0 और फाइनल अगर निकालना है जी का वैल्यू, टाइम अगर पता है तो आराम से आप लोग निकाल सकते हो। तो ये दूसरा बिट भी हो गया। अभी एक और क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। एक बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करें, वर्टिकली अपवर्ड मतलब यहाँ से बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर कोई भी बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो जी हम लोग लेंगे नेगेटिव, याद रखना, ये चीज़ तो मैं बहुत बार रिपीट करी हूँ। इट गोज टू अ हाइट 19.6 मीटर। कितना हाइट वो कवर किया? 19.6 मीटर। तो क्या क्या गिवन है उसको लिख लो। हाइट दिया है 19.6 मीटर। देन इट कम्स बैक टू द ग्राउंड, वापस वो नीचे आ गया, मतलब इसका टोटल देखो जर्नी नीचे से ऊपर गया देन वो नीचे आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। पहला दिया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी निकालने बोला है। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है।
अगर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी निकालने बोल रहा है तो डेफिनेटली जब बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है तभी का कंडीशन लेना है, क्योंकि अगर नीचे से ऊपर आएगा तो उस समय तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग को कंसिडर करना है कौन सा कंडीशन, एसेंट वाला, ठीक है, नीचे से बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, जी का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू हम लोग को निकालना है, वी यहाँ पर हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि बॉडी जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर जाके वो स्टॉप हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। आराम से यहाँ से निकल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। और एक चीज़, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो ध्यान से जी का वैल्यू नेगेटिव लेंगे। ओके, ये हो गया 0 का स्क्वायर माइनस यू हम लोग को निकालना है इज इक्वल टू 2 इंटू जी की जगह पे -9.8, तो माइनस आगे ले चलते हैं और हाइट हो जाएगा 19.6। सो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 19.6 होता है बच्चों। 19.6 इंटू 19.6, माइनस माइनस कट गया। यू निकालना है तो ये रूट ओवर को इसके ऊपर लिख दो, दोनों में से एक हो जाएगा वैल्यू। जब हम रूट निकालते हैं तो इसका आंसर आएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इतना वेलोसिटी के साथ बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा था। ओके, सो सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है? टोटल टाइम ऑफ जर्नी। बॉल को आप नीचे से ऊपर फेंके, फिर वो ऊपर से नीचे आया, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा नीचे से ऊपर एंड ऊपर से नीचे आने के लिए, वो कैलकुलेट करना है। तो एक सिंपल सा चीज़ आप लोग पढ़े हो कि जितना टाइम वो बॉल नीचे से ऊपर जाने में लगाएगा, सेम उतना ही टाइम वो ऊपर से नीचे आने में लगाएगा। एक का अगर टी का वैल्यू निकल जाएगा तो दूसरा भी निकल जाएगा। टोटल टाइम इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पीछे कर लेते हैं हम लोग सेकेंड बीट। हम लोग को टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला देख लो। जी का वैल्यू है, यू पता चल गया है और वी भी है, यहाँ लिख लेते हैं। यू हम लोग के पास है 19.6 मीटर पर सेकेंड, वी हो गया 0 और जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम निकालने बोल रहा है। बॉडी नीचे से ऊपर, हम लोग वो कंडीशन ले रहे हैं कि बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, सो जी का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। ये फॉर्मूला लिख लो, वी की जगह में 0, यू 19.6, ये -9.8 इंटू टाइम। इसको यहाँ भेज दो, -19.6 इज इक्वल टू -9.8 इंटू टाइम। माइनस माइनस कट गया, सो टाइम इज इक्वल टू 19.6 बाय 9.8। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 सेकेंड। ध्यान से सुनो, 2 सेकेंड लगा है बॉडी को नीचे से ऊपर जाने के लिए। तो टाइम ऑफ असेंड एंड टाइम ऑफ डिसेंड दोनों सेम होता है। हम लोग पढ़े हैं टाइम ऑफ असेंड is always equal to time of descent. So total time हम लोगों को निकालने बोल रहा है, total time of journey, that is equal to, दोनों को प्लस कर देते हैं, time of ascent plus time of descent. So 2 plus 2 is equal to 4 सेकेंड। कितना? 4 सेकेंड। क्लियर? कहाँ है क्वेश्चन? ये रहा। ओके, एक और बिट रह गया, स्पेस ही नहीं छोड़ी। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। थर्ड पॉइंट में देखो क्या बोल रहा है, जब वो ऑब्जेक्ट जमीन में टच करेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है। तो अभी हम लोग को नीचे आने वाला वो कंडीशन सोचना है। तो अभी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो, क्योंकि अभी बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, वो आप लोगों को वो केस देना है, ठीक है। सो कहाँ करें इसको? यहाँ सॉल्व कर लें। ओके, यहीं कर लेते हैं थर्ड बीट। सो जब बॉडी नीचे आ रहा है तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ले लो 0, जी आ जाएगा 9.8, वही पॉजिटिव आएगा। अब तो टाइम नीचे आने में कितना लगेगा? वही 2 सेकेंड। हम लोगों को v निकालने बोल रहा है, तो ये फॉर्मूला ले लो, ये तो 0 हो जाएगा। आ गया आंसर।
मतलब इतना वेलोसिटी के साथ बॉडी नीचे की तरफ आएगा। क्लियर? बस कंडीशन थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी हो जाएगा। ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, मिलता जुलता क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाला क्वेश्चन नहीं है। सो ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि आप लोग सॉल्व करोगे। इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाई हूँ। अगर देखें तो कितना क्वेश्चंस करें हम लोग, देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स का बात करें तो इस पार्ट में हम लोग कितना करें, 1 2 3 4, ओके, देन 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस, टोटल 10 क्वेश्चंस के, और एक मैं आपको दी हूँ सॉल्व करने के लिए। तो ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद वो प्रेशर इन फ्लूइड्स वो चैप्टर है, उसको भी जल्दी हम लोग करेंगे। एंड चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। तो ये चैप्टर का टोटल 2 ही पार्ट था बच्चों। आप लोग अच्छे से पढ़ो, समझो, जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।